नमस्कार। स्टडी सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रितु। फ्रेंड्स, इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमारी एक और क्लास हुई थी, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल थे उनकी चर्चा की थी तथा साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उन्हें भी देखा था। आज की क्लास में मेनली हम सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख साक्ष्य हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि मेनली एग्जाम में इस टॉपिक से दो ही तरह के सवाल जो हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो इनके साक्ष्य क्या मिले हैं, मतलब कौन से साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और दूसरा जो वो स्थल है वर्तमान में किसमें है। बाकी स्टेटमेंट वाइज जो कुछ भी सवाल पूछे जाते हैं वो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो वहाँ हम उनकी एक एक चर्चा कर लेंगे। तो अब हम इससे जितने भी प्रमुख स्थल हैं और उनसे मिले जो साक्ष्य हैं उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम उनके जो भी स्थल हैं उन्हें रिवीजन भी कर लेंगे कि कौन से स्थल कहाँ से संबंधित है। तो जो सर्वप्रथम है वो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो ये आपको मिलता है नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से जो है आपको सिंधु घाटी मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा है प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण। इसका मतलब क्या कि हम सभी जानते हैं कि पहले जो मनुष्य था वो आदि मानव था, आखेटक था, जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था, कच्चे मांस पे निर्भर था, वो आग से परिचित नहीं थे। वो जहाँ ठहर गए वहीं, मतलब जहाँ सूरज निकला वहीं दिन, जहाँ दिन ठहर गया वहीं रात। तो ये कोई एक जो है स्थायी जीवन नहीं था, ना इनका अपना कोई आवास था, गुफाओं में रहते थे, ना ये जो है अनाजों को संग्रहित करते थे। तो ये जो स्थायी जीवन का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये हमें पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। बैलगाड़ी का साक्ष्य हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान के हड़प्पा से मिलता है, क्योंकि मनुष्य ने सर्वप्रथम चक्किए में बोल दें पहिए का जो है आविष्कार किया, और उससे फिर उन्होंने चाक बनाना सीखा, चाक से बर्तन बनाना, फिर धीरे धीरे उस पहिए का प्रयोग ये जानवरों के साथ मतलब गाड़ी के रूप में बोझा को ढोने के लिए जानवरों से इन्होंने जो है परिवहन के साधन का प्रयोग किया। तो बैलगाड़ी का जो साक्ष्य मिलता है वो हड़प्पा से मिलता है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, खैर एक बात और याद रखिएगा कि सर्वप्रथम अगर जिस पशु को पालतू बनाया गया था वो कुत्ता था। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ भी सवाल है। अगर ऑप्शन में सिर्फ लहुरा देव दिया हुआ और 3 ऑप्शन कुछ और हो तो आप सही लहुरा देव करेंगे, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में लहुरा देव मेहरगढ़ दोनों दे दिया तब भी आपको लहुरा देव ही करना है। जो उत्तर प्रदेश का लहुरा देव है, यहाँ से आपको कृषि का जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के मेहरगढ़ से भी हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है जूते हुए खेत का साक्ष्य, यानी खेती तो हुई ही लेकिन उसमें भी खेत की जुताई का साक्ष्य जो मिला है वो मिला है आपको राजस्थान के कालीबंगा से। कहाँ से अगर बात की जाए तो राजस्थान के कालीबंगा से जो है आपको ये साक्ष्य मिला है। कृषि लौह उपकरण के साक्ष्य या लौह धातु के प्रचलन का प्रमाण जो मिलता है ये मिलता है अतरंजी खेड़ा। अब यहाँ एक इंटरेस्टेड बात है जो कि आप ध्यान से सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु से परिचित थे। सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी आप सभी जानते हैं, लोग तांबे से परिचित हुए थे, और तांबे के बाद कांसी का प्रयोग करना सीखे। कांसा जो है एक मिश्र धातु है जो टीन और तांबे का उपयोग करके बनाया जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये ताम्रप्रसारण युग में ये सभ्यता विकसित हुई थी, यानी तांबे का प्रयोग होता था, और यहाँ से कांसे के नर्तकी का बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। तो हम ये भी मानते हैं कि कांसे से ये लोग परिचित थे, इसलिए हम इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। बट यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से मनुष्य कब परिचित होता है? जब वो उत्तर वैदिक काल में। कब?
वैदिक काल का एक जो भाग है उत्तर वैदिक काल, वहाँ जाकर मनुष्य जो है लोहे से परिचित होता है। लेकिन बाद के समय में अगर कभी पूछा जाए कि लौह उपकरण यानी कृषि के लिए या लौह धातु के प्रचलन का, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के ही अतरंजी खेड़ा, कहाँ से बात की जा रही है, अतरंजी खेड़ा से जो है हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चावल का साक्ष्य, धान से ही चावल होता है, तो चावल का जो साक्ष्य मिलता है कुलडीहवा, और कुलडीहवा ऐसे लिखा जाता है कुलडीहवा। तो यहाँ और वर्तमान में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद के पास है कुलडीहवा, जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। धान की भूसी, क्योंकि चावल निकालने के बाद धान की भूसी भी बचती है, तो ये जो साक्ष्य मिला है ये गुजरात के लोथल से इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। इसके अतिरिक्त लोथल से हम आप आगे पढ़ेंगे, बंदरगाह के साक्ष्य मिलेंगे, डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलेंगे, अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ दोनों के साक्ष्य अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान के हड़प्पा से। पहले मशीनों का प्रयोग नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग अनाजों की छटाई कुटाई करने के लिए ओखलियों का प्रयोग करते थे। तो ये लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ का जो साक्ष्य मिला है वो आपको हड़प्पा से देखने को मिला है। गेहूं के साक्ष्य की अगर बात की जाए तो ये केवल गेहूं लिखा हो तो मेहरगढ़ होगा, पाकिस्तान में है। जौ के साक्ष्य वनावली। एक बात और याद रखिएगा, सर्वप्रथम जिस अनाज का लोगों ने उपजाना शुरू किया था या अनाज का, वो था जौ। जौ को ही सर्वप्रथम, उसके बाद धान हुआ, गेहूं, मटर, इन सब का प्रयोग शुरू हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग याद रखिएगा कपास से भी परिचित थे, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं और ये चीज़ जाहिर करते हैं कि यहाँ के जो लोग थे कपास से परिचित थे। पशुपालन के साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता वैसे एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ जो मुख्य कार्य था वो व्यापार। उस समय यहाँ व्यापार जो है मेसोपोटामिया तक, फारस की खाड़ी, ईरान, मिस्र तक होता था। लेकिन इसके अतिरिक्त ये कृषि और पशुपालन भी करते थे। जबकि वहीं अगर वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो वहाँ लोग मेनली कृषि पर निर्भर थे, क्योंकि वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है ये आपको दो स्थलों से मिलता है, राजस्थान के बागोर की अगर मैं बात करूं, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, एमपी के आदमगढ़ से जो है आपको पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बृहद स्नानागार या अन्नागार की बात की जाए, बृहद स्नानागार यानी सबसे बड़ा स्नानागार, जहां लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्नान करते थे एक साथ इकट्ठा होकर। और अन्नागार आप सभी समझते होंगे, अगर आप में से कोई भी ग्रामीण परिवेश से खासकर होगा तो देखा होगा, अब तो शायद गांव में भी नहीं देखने को मिलता, कि किसान परिवार जो होता है या कृषकों के घरों में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते थे अनाज को भंडारित करने के लिए, जैसे कि वो कीड़ों से बचाने के लिए, नमी से बचाने के लिए, या कृषक जो होता है उसका सब कुछ अनाज पे ही, यानी उसके दैनिक उपयोग का जो भी सामान होता है, उसके दिनचर्या वगैरह के लिए जो भी, वो सब कुछ अनाज को बेचकर ही, तो वो एक साथ इकट्ठा रखता था और जब भी ज़रूरत पड़ती थी उस अनाजों को बेचकर अपने जो जीवन यापन करता था। तो इसलिए वो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों को बनाता था, वही अन्नागार कहलाता था। तो यहाँ अन्नागार क्यों बनाया जाता था कि कभी अकाल की स्थिति हो जाए, कभी ऐसी आपदा आ जाए, तो उस समय कम से कम अनाज इतना भंडारित हो कि वहाँ की जो जनता है भूखी ना मरे, त्राही त्राहीमाम ना हो। तो बृहद स्नानागार। अभी भी अगर सार्वजनिक स्नान हो तो देखेंगे गंगा स्नान वगैरह जब होता है या कुछ ऐसे तीर्थ पर्व होते हैं जैसे छठ पूजा, तो लोग एक साथ इकट्ठा होकर स्नान करते हैं। तो ये जो हमें मिले हैं, ये मिले हैं आपको पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से। उन्नत जल व्यवस्था या विशाल जलाशय की बात की जाए तो ये मिला है धौलावीरा गुजरात के, और यही एकमात्र स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर की बात की जाए तो एकमात्र जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल शामिल है धौलावीरा, और ये भी बहुत पहले से नहीं शामिल है, शायद 20 या 21 में शामिल हुआ था। उन्नत जल व्यवस्था, उस समय हमें आज भी अगर सीवेज सिस्टम के बारे में सीखना है, जलों की क्या बोलते हैं उन्नत व्यवस्था के बारे में सीखना है, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, जब हम मॉडल शहरों की
बात कर रहे हैं, स्मार्ट शहरों की बात करते हैं, तो उस समय इस शहर को ऐसे ही बसाया गया था। समकोण जो है सड़कें एक दूसरे को काटती थी, जो मुख्य नाला था घरों से आने वाली नालियाँ उसमें आकर मिलती थी और फिर वो नाला जाकर बाहर निकलता था। शौचालय की सुविधा थी, घरों में दैनिक उपयोग के लिए कुओं का जरूरत था और जल निकासी का जो व्यवस्था था वो सबसे उन्नत था, जो कि आजकल शहरों की सबसे बड़ी समस्या है। खासकर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में, जितने भी बड़े शहर हैं, यहाँ सीवेज सिस्टम इतना बेकार है कि थोड़ी सी भी बारिश अगर हो जाए तो यहाँ की सड़कें भर जाती है और आना जाना मतलब परिवहन जो है बाधित होता है। तो ये जो साक्ष्य मिला है ये हमें धौलावीरा से मिलता है। घरों में कुएं के अवशेष की अगर बात की जाए कि कुओं का अवशेष घरों में कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो, यानी दैनिक उपयोग के लिए, क्योंकि आज की तरह तो ऐसा नहीं है कि सबके घर बोरिंग, ये क्या बोलते हैं, टैप लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें, तो दैनिक उपयोग के लिए जो था कुएं का प्रयोग होता था। तो ये घरों में मिले हैं कहाँ, मोहनजोदड़ो से। गर्तवास या मृदभांड, मिट्टी के बर्तनों की बात की जाए, मृदभांड या गर्तवास। गर्तवास आप समझ रहे हैं आप, गर्त यानी कि जो जमीन है उसके नीचे, वास यानी आवास, गर्त प्लस आवास, गर्तावास। ये अगर मैं बात करूँ तो मैंने यूट्यूब पे देखा था, आजकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत में साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो ज़मीन के नीचे जो है घर की तरह बनाए जाते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑलरेडी तापमान इतना बढ़ चुका है, बिना एसी कूलर वगैरह का रहने की इतनी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में टूरिज्म को बढ़ावा, ज़मीन के नीचे घर बनाए जा रहे, एक अच्छी तरह वहाँ ठंडक होता है। तो ये चीज़ें उस समय थी। जैसे कि गर्त चूल्हे का भी साक्ष्य मिलता है उस समय में, देखिएगा कहीं कहीं आप देते हैं, कुछ जो लोग होते हैं जो कि इनका कोई अपना ठिकाना या स्थायी जीवन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, जहाँ भी खाना बनाता होता है ज़मीन में थोड़ी सी गड्ढे कर लेंगे, वहाँ कुछ ईंट पत्थर जोड़ के वहाँ खाना, वो गर्त चूल्हा होता है। और ये होता है क्या, गर्त आवास। तो ये जो आपके साक्ष्य मिलते हैं जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम और गुफकराल से, कहाँ से मिलते हैं, बुर्जहोम और गुफकराल, और ये है जम्मू कश्मीर। तो आज हमारा जो है ये भी साथ का साथ रिवीजन होता जा रहा है कि कौन से जो स्थल है वर्तमान में कहाँ स्थित है। शतरंज का खेल, ये जो साक्ष्य मिलता है आपको लोथल से, क्योंकि आज के तरह ऐसा तो नहीं था कि प्राचीन समय में जो लोग थे, टीवी था, स्मार्टफोन था, बहुत सारे खेलने की चीज़ें थी, तो लोग जो खेलने के लिए शतरंज हुआ, पासे का प्रयोग करते थे, जानवरों को लड़ाते थे, चिड़ियों को लड़ाते थे, तो इस तरह के मनोरंजन के साधन थे। तो शतरंज का जो खेल का साक्ष्य हमें मिला है वो गुजरात के लोथल से। वृषभ मुद्रा, इसका अर्थ क्या हुआ, मुद्रे पर वृषभ यानी बैल के चित्र होते थे। तो ये जो है साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिला है। पशुपतिनाथ की मूर्ति, मोहनजोदड़ो। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, यहाँ के लोग जो थे मंदिर नहीं थे, यानी मंदिर के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, पर मूर्ति पूजा करते थे। और मूर्ति पूजा में मातृ देवी हुआ, पशुपतिनाथ यानी कि लिंग और योनि की पूजा की जाती है, बहुत प्राचीन समय से होती आ रही है। तो पशुपतिनाथ शिव का ही कहीं ना कहीं रूप है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, इसे उर्वरा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि धरती जो है इसी उर्वरा से चल रही है, अनाज मिल रहा है, आदमी की जो खा रहा है, तो उर्वरा का प्रतीक। और एक प्रतीक ऐसा माना जाता है कि एक माता के गर्भ से ही जो है ये जो वंश चल रहा है, ये जो धरती चल रही है, कहीं ना कहीं इस रूप में ही चल रही है, तो इसका भी प्रतीक माना जाता है। तो ये जो साक्ष्य मिला है हड़प्पा से, बलुआ पत्थर से बना हुआ पुरुष धड़, ये साक्ष्य जो मिला है हड़प्पा में। आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे भी आगे, बलुआ पत्थर, इस समय बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। और पुरुष धड़, जिसमें देखिएगा उसकी जो मुंडी है, यानी सर के ऊपर का, गर्दन के ऊपर का जो पार्ट है वो नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ पुरुष का धड़ दिखेगा, वो हड़प्पा से। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, एक इतना ही धड़ वाला है जिसमें सिर्फ आपको सिर का भाग और गर्दन और थोड़ा सा कंधे का भाग दिखेगा। और दाढ़ी का जो है, उस समय ये कह सकते थे कि लोग जो थे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, फैशन करना जानते थे, क्योंकि जैसे आजकल बियर्ड के लोग करते हैं कि सेव न करके बियर्ड के अलग अलग, तो उस बियर्ड का कहीं ना कहीं दिखाया गया है। तो ये आपको मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी, मोहनजोदड़ो, हमने पहले ही चर्चा की कि जो है तांबे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में होता था और कांसे से भी परिचित थे। तो ये जो मूर्तिकी बनती थी, इसका एक तरीका होता था
कहीं अगर नग्न नृतंगना भी लिखा हो तो भी आप समझिएगा मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी की ही बात हो रही है। इससे पहले मोम से एक आकृति दी जाती थी, उसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता था। जब मिट्टी सूख जाती थी तो उसे आग में गर्म कर उसमें एक छेद कर मोम को बाहर निकाल लिया जाता था और उसी छेद के रास्ते पिघले हुए धातु या कांस्य जो भी है उसे डाल दिया जाता था। जब वो धातु ठंडा हो जाता था तो फिर उसके ऊपर से मिट्टी को हटा दिया जाता था और वो जिस भी आकार में होता था वो एक आकार ले लेता था। क्योंकि उस समय ऐसा तो था नहीं कि ढांचे बने हुए थे, संरचना बनी हुई थी कि उसमें जाके फ्रेम किया जा रहा हो। तो ऐसे जो है धीरे धीरे कर ही मनुष्य जो है विकास के क्रम में आगे बढ़ता गया। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, मृण पट्टिका यानी लग रहा है मृदा से ही संबंधित कुछ होगा, कोई मृदा का प्रकार होगा, उस पे बना हुआ जो सिंह युक्त देवता है ये आपको कालीबंगा, राजस्थान के कालीबंगा से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, यानी मिट्टी के खिलौने वो भी किस आकृति के, हल की आकृति के, तो हरियाणा के बनावली से और ये राजस्थान से आपको यानी कालीबंगा। टेराकोटा का भी साक्ष्य, टेराकोटा समझे हैं, मिट्टी को जब पका दिया जाता है तो टेराकोटा कहलाता है, तो वो भी आप देखेंगे। लकड़ी के हल यानी मिट्टी के नहीं बल्कि लकड़ी के हल, ये भी आपको कालीबंगा से मिले हैं साक्ष्य। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का साक्ष्य, इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि उस समय जो लोग थे अंधविश्वासी थे, यानी इन सब चीज़ों में विश्वास करते थे। क्योंकि कुत्ते को पालतू बनाया गया, सबसे पहला जिस जानवर को कुत्ता था, और कुत्ता जो था शुरू से ही माना जाता है कि सबसे वफादार जो जानवर होता है वो कुत्ता होता है, खासकर अपने मालिक के प्रति वो काफ़ी वफादार होता है। तो ये एक अवधारणा थी या अंधविश्वास था कि जो व्यक्ति मर गया अगर हम कुत्ते को उसके साथ दफनाएंगे तो ये कुत्ता मृत्यु पश्चात भी उसकी रक्षा करेगा या मदद करेगा। क्योंकि ऐसी बातें जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप ईरान इराक वगैरह में जो पिरामिड वगैरह मिलेंगे आपको, वहाँ भी देखने को मिलेंगे कि जो वहाँ के राजा महाराजा थे उनके मृत्यु के पश्चात उनके साथ बहुत सारे आभूषण, खाने के सामान, औजार, ऐसी चीज़ों को दफनाया जाता था। क्योंकि उनकी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी वो वहाँ एक अलग जीवन जीते हैं, तो वहाँ इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ भी आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किसी के साथ ताबीज, बर्तन जो है, कहीं युगल समाधान दर्शाते हैं यानी पति पत्नी का, कि कहीं ना कहीं सती प्रथा उस समय भी जो थी समाज में प्रचलित थी। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, तो कुत्ते के साथ कंकाल कहाँ, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। वहीं एक ही कब्र में अगर 3 मानव कंकाल के साक्ष्य की बात की जाए तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के दमदमा, दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, और दमदमा है उत्तर प्रदेश में। ये इस चीज़ को बताता है कि या तो कोई महामारी हुई होगी या फिर कोई युद्ध आक्रमण हुआ होगा जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई होगी, तो इसलिए उस समय 100 को मतलब दफनाने के लिए बहुत स्थल नहीं हुए होंगे, तो एक साथ ही दफना दिया गया होगा। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अंत्येष्टि से परिचित थे और अंत्येष्टि भी 3 तरह की होती थी, जिसमें एक क्या होता था, जलाया जाता था, और जलाने के बाद क्या किया जाता था, उनकी जो अस्थियां होती थी उसे मटके या कलश में भरकर दफनाया जाता है, जिसे कलश समाधान कहते थे। इसके अलावा एक जो दफनाना होता था सीधे, और एक होता था कि पहले उसके शरीर को बाहर रख दिया जाता था, जानवर या पक्षी जो होते थे उसके मांस को खा जाते थे और फिर उसके हड्डियों को लाकर जो है दफना दिया जाता था। ये प्रचलन कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में है। और किस समुदाय में, पारसी समुदाय आज भी इसका प्रयोग करता है। पारसी समुदाय मृत्यु पश्चात अपने जो मृत शरीर होता है उस शरीर को एक ऊंचे खंबे पर टांग देता है और जो मांसाहारी पक्षी होते हैं उसे खाते हैं। उनकी ये मान्यता है कि हम मृत्यु बाद भी किसी के अगर काम आ रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ऐसे 3 तरह के अंत्येष्टि जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्रचलित थे। दोहरा समाधान यही इस बात को साबित करता है कि सती प्रथा उस समय भी समाज में थी। अगर पति पत्नी के एक साथ समाधान जो मिले, तो ये साक्ष्य हमें मिलते हैं लोथल से। सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो से, और ये चीज़ ही हमें कहीं ना कहीं जो इसके पतन के कारणों में आक्रमण माना जाता है
कि कभी ना कभी हुआ था, इस चीज को दर्शाता है। मनका बनाने का कारखाना, मनका समझते हैं, गले में पहना जाता है बड़े बड़े मोतियों के माले को, हम मनका कहते हैं। और भट्टी का साक्ष्य, तो ये हमें मिलता है चनहुदड़ों से, क्योंकि मनका हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, ना कि कच्ची, क्योंकि यहाँ मकान जो थे पक्के थे, पक्की ईंटों से, अलंकृत ईंटों से। तो भट्टी का साक्ष्य ये सब हमें चनहुदड़ों से देखने को मिलता है। हाथी दांत का पैमाना, पैमाना यानी कोई मात्रक होता तो होगा, चाहे वजन के रूप में, लंबाई चौड़ाई, तो हाथी दांत का जो पैमाना मिलता है वो मिलता है हमें लोथल से। राख का टीला हमें संगनकलू कर्नाटक से देखने को मिलता है। हड्डी या सिंग के उपकरण पूछा जाए या आभूषण, दोनों ही, क्योंकि उस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। वो शौक मतलब सजा श्रृंगार भी करते थे, क्योंकि हमें लिपस्टिक के, चूड़ियों के, वैनिटी बॉक्स के और फिर आभूषणों के साक्ष्य मिलते हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं जो है शौक श्रृंगार करते थे। तो ये महादहा, सराय नहराय, उत्तर प्रदेश, और चिरांद, चेचर से भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश बिहार का जो चेचर और चिरांद, दोनों से ही हमें हड्डी के उपकरण और आभूषण, और हड्डियों में मेनली हिरण की हड्डियों से। घोड़े की हड्डियों का अवशेष कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से। अब ये जो पॉइंट है काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से नहीं परिचित थे। अगर स्टेटमेंट वाइज कभी सवाल पूछा जाए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष हमें मिले हैं, कहाँ से, सुरकोटदा, गुजरात के सुरकोटदा से हमें इसके साक्ष्य या अवशेष प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट या चूड़ी का कारखाना, राजस्थान के कालीबंगा से। अलंकृत ईंट इसलिए क्योंकि उस समय डिजाइनदार ईंटों का प्रयोग होता था, छतों के ऊपर जो होता था वो डिजाइनदार ईंटों का प्रयोग होता था। गोदीवाड़ा का साक्ष्य यानी डॉकयार्ड, डॉकयार्ड समझते हैं आप सभी, जहां जहाजों को लाकर ठहराया जाता था। तो उस समय व्यापार तो होता ही था, क्योंकि व्यापार ही मुख्य था, कृषि और पशुपालन सेकंड पर था। तो जो व्यवसाय के लिए, और ये कहाँ होगा, जिसकी सभ्यता, क्योंकि उस समय तो नहीं थी, सड़कों के माध्यम से मेनली जो होती थी वो पानी के जहाज़ों के माध्यम से। तो जो समुद्र से लगा होगा, तो गुजरात का जो क्षेत्र था वो समुद्र से लगा था। तो लोथल से हमें ये साक्ष्य, या बंदरगाह का पूछे या गोदीवाड़ा का, लोथल से मिलेगा। ऊंचे चबूतरे पर अग्नि वेदिका, यानी उस समय जो पूजा होती थी, एक तो लिंग योनि मातृ देवी हुआ, पशुपतिनाथ, इसके अतिरिक्त अग्नि की पूजा होती थी, वायु हवा की पूजा की जाती थी। तो अग्नि वेदिका का साक्ष्य जो मिला है हरियाणा के राखीगढ़ से। सेलखड़ी के मुहरों, सेलखड़ी एक तरह का पदार्थ था, उसके मुहरों के साक्ष्य हमें पंजाब के रोपण से मिलते हैं। कहाँ से, पंजाब के रोपण से। हिरण के साक्ष्य, अगर जानवरों में भी हिरण का कहा जाए तो याद रखिएगा पाकिस्तान के आमरी से इसके साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा व बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र, क्योंकि मैंने पहले भी चर्चा की कि जो व्यापार था मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, मिस्र, इन सब क्षेत्रों में होता था। तो इन दोनों के बीच जो मुख्य केंद्र था वो था सुतका गेंडोर, यहाँ से होते थे व्यापार। तो आज एक तो हमने साक्ष्यों की भी चर्चा की, और हमारे कल के क्लास का रिवीजन भी हो गया, क्योंकि हमने जितने भी स्थल थे वो वर्तमान में कहाँ हैं उनको एक बार क्विक रिवीजन भी कर लिया। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ऐसे ही आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।